हेलो स्टूडेंट्स, आज तक आपने जो पढ़ा एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रवेश, बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए। अब हमें पढ़ना है गॉस लॉ की तरफ। गॉस लॉ हमने पहले भी बताया, कई बार लॉ होता है, इसका कोई प्रूफ नहीं होता। हाँ, कुछ लॉ है जिनके प्रूफ बाद में आ गए, लेकिन लॉ तो लॉ है। तो हम लॉ की तरफ बढ़ते हैं। बिना लॉ बताने से पहले हम उस तरफ आपको ले चल रहे हैं। अभी आप खुद ही कह देंगे कि यही गॉस लॉ है क्या। जैसे मान लो ये कोई स्फीयर है, स्फीयर, इसके अंदर ये चार्ज क्यू है। कहां है? क्यू। क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड स्फीयर, उसके अंदर हमने चार्ज रख दिया क्यू। यहां से इसका जो रेडियस है स्फीयर का आर है। अच्छा, अगर यहां छोटा सा एक एरिया ले लो, छोटा सा एरिया, तो इसका एरिया वेक्टर किधर? इधर, आउटवर्ड नॉर्मल। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? अवे फ्रॉम चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम चार्ज, ई। तो ई और डीए दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में। तो अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीए के बीच का एंगल 0। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर पूछे इस डीए एरिया से, छोटा सा एरिया से, डी फाइव ई, ये आ जाएगा इन डीए cos 0। तो पूरे सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईडी या फाइव इक्वल्स ई की वैल्यू, यहां पर ई की वैल्यू क्यू चार्ज जैसे आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डीए, या फाइव इक्वल्स क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी, या फाइव इक्वल्स क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी। डीए मीन्स छोटा सा एरिया, और इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब ये जो स्फीयर है, डीए 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 डीए, बहुत सारे हजारों छोटे छोटे डीए से मिलकर के पूरा स्फीयर बना है। और इंटीग्रेशन ऑफ डीए का मतलब कि जितने भी डीए से मिलकर बना है सबका सम, इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो फ्लक्स कितना पास हुआ? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस स्फीयर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ 5 इक्वल्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अंदर चार्ज क्यू है। मेरा बताने का मतलब एक क्वेश्चन नहीं था, मुझे आपको ये फील कराना है। अच्छा, क्या आप बता सकते हैं, इस फ्लक्स को बता सकते हैं कि चार्ज जो था वो किस रेडियस के स्फीयर के अंदर रखा था? उस स्फीयर का क्या रेडियस था? स्फीयर छोटा था, स्फीयर बड़ा था? या ये बता सकते हैं क्या चार्ज स्फीयर के अंदर ही था या और कहीं था? नहीं बता सकते, क्योंकि स्फीयर का कोई पैरामीटर फ्लक्स में नहीं आ रहा, रेडियस नहीं आ रहा। तो हमें क्या पता कि छोटे स्फीयर के अंदर रखो, बड़े स्फीयर के अंदर रखो, या किसी क्यूब के अंदर रख दो, या किसी क्लोज सरफेस के अंदर रख दो। अगर क्यू चार्ज, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इधर देखो, मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, कोई भी सरफेस हो सकता है क्लोज्ड, इसके अंदर ये चार्ज है Q1, यहां चार्ज है प्लस Q2, यहां चार्ज है Q3।
तीन चार्ज। तो इससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स Q1 चार्ज से देखो, इंटीग्रेशन ऑफ E1 डॉट डी इक्वल्स Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर Q चार्ज है तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ऐसे देखो, जैसे मान लो ये बल्ब जल रहा, ये बल्ब ये जल रहा, इससे भी लाइट निकल रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर इसके बाहर अगर हम एक दूसरा बल्ब लगा दें, एक दूसरा कवर लगा दें, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स, मान लो इससे ये निकल रहा था, इस तरह से 8 लाइन निकल रही थी, 8 लाइन। छोटे वाले से फ्लक्स कितना निकल रहा है? बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया। इस एरिया से कितनी लाइन क्रॉस कर रही है? 8। बड़े वाले से 8। मान लो हम इसको क्यूब के अंदर बंद कर दें, ऐसे क्यूब के अंदर बंद कर दिया, ऐसे। इस क्यूब से निकलने वाला फ्लक्स क्यूब एप्सिलॉन नॉट, वही तो निकल रहा है। जो एनर्जी छोटे वाले से बाहर जा रही है वही इससे बाहर जा रही है, वही इससे बाहर जा रही है। तो अल्लाह क्या है, लॉ क्या है? किसी क्लोज सरफेस के अंदर अगर क्यू चार्ज है तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी गॉस लॉ है, यही गॉस लॉ। अभी इसको स्टेटमेंट में लिखाते हैं कि गॉस लॉ का क्या स्टेटमेंट है। मान लो यहां पर चार्ज क्यू है, Q3 बाहर है, यहां से निकलने वाला फ्लक्स ये हो गया, इससे निकलने वाला फ्लक्स Q2 से Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, E3 एंड ये, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0। क्यों? इससे तो फ्लक्स बाहर निकलेगा, सब बाहर निकलेगा, इससे भी फ्लक्स बाहर निकलेगा, बाहर निकलना। इससे जो फ्लक्स आएगा, ये देखिए ऐसे फ्लक्स अगर इससे आएगा तो यहां 3 एंट्री करेगा तो ये तीनों बाहर निकल जाएगा। इसका तो फ्लक्स जितना एंट्री किया उतना बाहर गया, उसका फ्लक्स 0। तो टोटल अगर आप देखें, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इक्वल्स व्हाट? सम कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ E1 डॉट डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E2 डॉट डी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ E3 डॉट डी क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट डी। ये टोटल हुआ, ये हुआ Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हुआ 0। इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी इक्वल्स Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। That is statement. Closed integral of E dot d equals Q in by epsilon naught. Q in by epsilon naught. What is Q in? Charge inside the closed surface. Charge. What is E? E is the electric field due to all charges। इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी चार्ज है, सब चार्जों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, ना कि साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जितने भी चार्ज है सब चार्जों की वजह से है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सभी चार्ज की वजह से है, बट Q in टोटल चार्ज, टोटल चार्ज
inside closed surface, closed surface, यही कहलाता है आपका गॉस लॉ। व्हाट इज गॉस लॉ? स्टेटमेंट क्या है इसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface। नहीं समझे? अब जरा हेडिंग डालो, गॉस लॉ। गॉस लॉ गॉस लॉ Gauss law states that electric flux passing through any enclosed surface is equal to the net charge equal to the 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface। ये स्टेटमेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू दी 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface। In mathematical form, E dot d हमने बताया था इसके पहले लेक्चर में, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड। अगर कोई ओपन सरफेस है तो इसके लिए जो फ्लक्स लिखा जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। सरफेस, ओपन सरफेस है तो इंटीग्रेशन लगा के यहां ए लिख देंगे तो हो जाएगा, एस लिखा होगा आप उस किताबों में, तो ये आप लिख सकते हैं। इसे कहा जाता है, पढ़ा जाता है सरफेस इंटीग्रल। लेकिन अगर मान लो कोई स्फेयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास हो रही है या फ्लक्स निकल रहा है, अगर ये स्फेयर है तब लिखा जाए, क्लोज सरफेस है तब लिखा जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी। फ्लक्स डेफिनेशन है, फ्लक्स की डेफिनेशन है, बताया भी है कि इसके पहले वाले लेक्चर में, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर का क्लोज इंटीग्रेशन। ये सरफेस इंटीग्रल है और यहां पर ये क्या है, क्लोज इंटीग्रल। अगर क्लोज सरफेस रहेगा उससे फ्लक्स निकालोगे तो लिखोगे क्लोज इंटीग्रल, अगर ओपन सरफेस रहेगा तब उसको लिखोगे सरफेस इंटीग्रल। फार्मूले जो इंटीग्रल के हैं वही लगेंगे, ये केवल सिंबल बताता है कि सरफेस ओपन सरफेस है या क्लोज सरफेस है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द इनक्लोज सरफेस इक्वल्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है जस्ट इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट या 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ दी क्यू इन। एक ही बात है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज क्यू इन? टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, टोटल चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ओके, इतना क्लियर? अब देखो थोड़ा क्वेश्चन देखते हैं। यह मैथमेटिकल फॉर्म है गॉस लॉ। कई बार आता है गॉस लॉ, तो अक्सर आता है कोई भी चैप्टर से डेरिवेशन आएगा तो उसमें पहले एक लाइन लिखता है स्टेट द गॉस लॉ। तो आपको बताना है गॉस लॉ क्या है। गॉस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस is equal to the 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface। Statement phi equals electric flux, phi equals closed integral of E dot dA equals
1 by epsilon naught times into q in. It is a mathematical form of Gauss law, mathematical form, right? इतना ओके? एक चीज बता दूं, ये आप पढ़ रहे हो वीडियो, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अब कहना ना नहीं चाहिए हमको, आपको जब भी आप वीडियो देखो तो उसको कम से कम लाइक तो कर दिया करो। किस तरह के स्टूडेंट है आप? लाइक तो कर दिया करो कम से कम, सब्सक्राइब कर लो चैनल। मान लीजिए स्टडी का न्यूमेरिकल हम आपको बताएंगे या कोई भी जो कुछ भी आएगा अगला लेक्चर, तो बिना आपके सूचना जैसे उस पर आएगा आपको दिख जाएगा, अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल। कुछ और टिप्स भी देते रहेंगे, तो यूट्यूब रहेगा तो वहां पर भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है। तो पहला काम करो, वीडियो देखना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो चैनल, लाइक करो। अगर कोई चीज दिक्कत हो रही है, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो जरा उसी चीज को हमको लिख करके भेजो। मेरे सामने आप नहीं है, अगर मान लो हम आपको डायरेक्ट नहीं समझा सकते, तो किसी चीज पर उसको सॉल्व करके या बता करके लिख करके, या न्यूमेरिकल है या कुछ भी, तो हम उसका फोटो तो भेज ही सकते हैं आपके पास, तो कमेंट भी करो। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और फिर कमेंट भी करो। क्या समझ में आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कहां प्रॉब्लम हो रही है, हम जब उसको जानेंगे, जब सामने होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। पूछ लिया, चलो दिक्कत है, इसको बता दिया, ये दिक्कत है, ये कर दिया। लेकिन आप तो है नहीं सामने, हम अपने बोल रहे हैं, आप कमेंट भेजिए इसका, ये चीज नहीं आ रहा या ये नहीं पढ़ने पड़ रहा है, या इसका बेसिक क्या है। हाँ, इसके लिए है, जो लेक्चर चल रहे हैं सब एक दूसरे से, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 में जितना पढ़ोगे सब रिलेटेड चलेगा गॉस लॉ से। पूरा लेक्चर देखो, शुरुआत से स्टार्ट करो, हर लेक्चर में कुछ ना कुछ आपको मिलेगा, तो उससे आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। जो लोग केवल बोर्ड पास करना चाह रहे हैं उनके लिए बता रहा हूं, कौन सी बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन ज्यादा पूछता है, किस चीज पर आप ज्यादा ध्यान दीजिए, वो सब मैं आपको भी बता रहा हूं। तो पहला काम सब्सक्राइब किया चैनल, हाँ ओके। तो गॉस लॉ क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू दी 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by that surface. ओके, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। वैसे लाख प्रूफ नहीं होता, प्रूफ तो पहले से आ गया है, सब यही है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं इसको, लिखिए प्रूफ। मान लो ये कोई इनक्लोज सरफेस, इसके अंदर एक चार्ज है +2, ये r डिस्टेंस पर यहां इस जगह पे एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं डी, जिसका एरिया वेक्टर होगा along the outward normal, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज। यहां जो क्लोज सरफेस पे छोटा सा एरिया लिया डी, इसका एरिया वेक्टर होगा आउटवर्ड नॉर्मल, और ई और डी के बीच का एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा। कितना है, थीटा। इस दिए एरिया के बाउंड्री लाइन को अगर यहां से ऐसे मिलाओ, ऐसे मिला दे, तो यहां पर एक बीच एंगल बनेगा जिसे कहा जाता है सॉलिड एंगल। सॉलिड, हम ये पूरा एक पीरियड आपको पढ़ाएंगे सॉलिड एंगल, लेकिन अभी जान ले जितनी जरूरत है
जैसे मान लो कोई सर्किल का आर्क है, कोई सर्किल है उसका आर्क, उसके सेंटर पे जो एंगल बनाती है और ए बी, जो एंगल बनाती है उसे कहा जाता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल ये होता है आर्क बाय रेडियस, पता है आर्क बाय रेडियस, यानी थीटा हो जाएगा यहां पे ए बी आर्क बाई आर, आर्क बाय रेडियस। ठीक उसी तरीके से कोई स्फेयर, इसी स्फेयर सर्किल पे तो एक लाइन होगी, एक आर्क होगा, लेंथ होगी। स्फेयर पे लेंथ नहीं होगी, एरिया होगा। बहुत सारे छोटे 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 एरिया से मिल करके ये पूरा स्फेयर बना है। पहली बार देखा है, छोटे छोटे कई गुटकों से, ऐसे टुकड़ों से सिल के बनाया जाता है। एक टुकड़ा ले लो, मान लो छोटा सा एरिया, इस पर हमने मान लिया कितना, एरिया है डी। डी ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, ये कोन जैसा एंगल है, इस सरफेस एरिया के बाउंड्री लाइन को यहां पर मिलाओ, मान लो इसका एरिया है डी, तो यहां जो एंगल बनाएगा, ये कोन के बीच का एंगल है जो बनेगा, कोई छोटा सा सरफेस एरिया ले लिया, उसकी बाउंड्री लाइन को ला करके सेंटर पे मिलाओ, तो क्या बनेगा, कोन। इसी एंगल को कहा जाता है डी ओमेगा, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल को लिखा जाता है एरिया बाई रेडियस स्क्वायर। अब इतना जाने आप, डी ओमेगा होता है डी ए बाई आर स्क्वायर। यहां लेंथ बाई आर्क बाई आर रेडियस, यहां होता है एरिया बाई आर स्क्वायर। डी ए इसका एरिया है, जो सरफेस हमने यहां पे ले रखा है, और आर रेडियस है, इस स्फेयर का रेडियस आर, तो डी ए बाई आर स्क्वायर। अगर ये पूरा क्लोज सरफेस हो, पूरा क्लोज सरफेस, कितना एंगल बनाएगा, सॉलिड एंगल ओमेगा इक्वल्स डी एरिया, एंगल बना रहा सॉलिड एंगल डी ओमेगा, पूरा एरिया, पूरा सरफेस कितना एंगल बनाएगा, तो डीए की जगह पर पूरा सरफेस का एरिया रख दो, डीए की जगह पर रख दो 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया तो ओमेगा आ गया 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टेरेडियन, प्लेन एंगल की यूनिट होती है रेडियन, रेडियन। अगर ऐसे है तब लिखिए, मान लो ये कोई सरफेस एरिया है डी, यहां एक पॉइंट हो, ये ऐसा, ये एंगल बन रहा, यहां मान लो डी ओमेगा, ये एंगल, इसका एरिया वेक्टर इधर है, ये मान लो थीटा, थीटा, इसका ये कंपोनेंट आएगा इधर, इस डायरेक्शन में, ये एरिया, ये सरफेस एरिया यहां से परपेंडिकुलर है इसका, एंड जो डीए होना चाहिए, ये एरिया वेक्टर इसका है, ये जो बड़ा वाला आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, इसका एरिया वेक्टर है। लेकिन अगर इसका एरिया वेक्टर देखो तो इधर जाएगा, इधर, इधर, यानी इधर का होगा डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा, डीए कॉस थीटा। तो यहां पे जो सॉलिड एंगल बनता है, ये होता है डीए कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिखा जाता है डी ए परपेंडिकुलर बाय आर स्क्वायर। कौन सा एरिया, परपेंडिकुलर, जैसे मान लो इस पर ये जो एरिया आएगा, उस एरिया पर परपेंडिकुलर, हमेशा बताया है एरिया वेक्टर जिधर होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो हम उसका ये एरिया नहीं लेंगे, तो तिरछी एरिया यहां पर आ रही है,
ऐसा एरिया लेंगे जो इस पॉइंट पर क्या हो, परपेंडिकुलर, उस सरफेस का सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू दी दिस पॉइंट। इसको ऐसे भी लिखा जाता है डी ए परपेंडिकुलर या डी ए cos थीटा बाय आर स्क्वायर। अभी आप इतना याद रखो, डी ए cos थीटा बाय आर स्क्वायर दैट इज सॉलिड एंगल। और अगर मान लो पहले लिखा है इनक्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, तो सीधे लिखोगे 4 पाई स्टेरेडियन। डी ओमेगा एंगल है कितने एरिया द्वारा बनाया गया एंगल, सॉलिड एंगल। और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा का मतलब पूरे स्फीयर द्वारा, पूरे क्लोज सरफेस द्वारा बनाया गया सॉलिड एंगल। और पूरे सरफेस का जो एरिया होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। 4 आर स्क्वायर कट जाएगा तो आएगा 4 पाई स्टेरेडियन। कोई भी पूरा सरफेस सेंटर पे जो आपका सॉलिड एंगल बनाता है वो होता है 4 पाई स्टेरेडियन, राइट। ओके, तो अब इस पर हम बताते हैं आपको गॉस लॉ। गॉस लॉ जैसे मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर चार्ज है प्लस 2। यहां पे एक छोटा सा हमने एरिया ले लिया ऐसे सरफेस पे। अच्छा, प्लस 2 चार्ज से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अवे फ्रॉम चार्ज, ई अवे फ्रॉम चार्ज। इसका जो एरिया है वो मान लो छोटा सा एरिया है डी। क्लोज सरफेस पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, कितना, डी। इस डी की बाउंड्री लाइन को जब यहां से मिलाओगे, यहां से ये बीच का जो एंगल बनेगा ये मान लो है डी ओमेगा, और ये डिस्टेंस मान लो आर है। तो वास्तव में यहां पर अगर देखो तो सॉलिड एंगल लिखा जा सकता है डी ओमेगा इक्वल्स डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा डी, बेस का एंगल कितना, थीटा। डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर क्या होगा, सॉलिड एंगल। चलो ठीक है, अलग बात है। इस डी क्षेत्रफल से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये प्रूफ पढ़ रहे हो, गॉस लॉ का प्रूफ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया डी, स्मॉल एरिया डी से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई होगा ई डॉट डी, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एन एरिया इज इक्वल टू दी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस, पूरे क्लोज सरफेस से पास होने वाला, फाई ई इक्वल्स क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईडीए cos थीटा, ईडीए cos थीटा ए डॉट बी, ए बी cos थीटा, और फाई इक्वल्स ई की वैल्यू क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी cos थीटा, और फाई इक्वल्स क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बाहर ये हुआ डी ए cos थीटा बाई आर स्क्वायर, और फाई इक्वल्स
Q by 4 pi epsilon naught d cos theta by r square d omega, solid angle closed integral of d omega phi equals Q by 4 pi epsilon naught into d omega। इस स्मॉल एरिया, छोटे से एरिया से सबटेंडेड सॉलिड एंगल यहां पर डी ओमेगा, और क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा का मतलब पूरे क्लोज सरफेस द्वारा बनाया गया टोटल सॉलिड एंगल, अभी आपको बताया 4 पाई स्टेरेडियन। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय होल सरफेस ऑफ दिस स्फीयर विल बी 4 पाई स्टेरेडियन। 4 पाई कैंसिल, phi equals Q by epsilon naught। What is epsilon naught? Permittivity of free space, that is Gauss law। यही Gauss law है, Gauss law का प्रूफ। Q क्या है? इस क्लोज सरफेस के अंदर रखा हुआ चार्ज है, इसीलिए लिखा जाता है फ्लक्स phi इक्वल्स, अक्सर ये तो डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ईटा टी, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू दी क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन का मतलब क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज क्यू है तो उससे निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डेरिवेशन, ये स्टेटमेंट गॉस लॉ रात को 2 बजे भी आपको याद होना चाहिए। ओके ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराते हैं, गॉस लॉ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ओके।